हेलो वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल रॉयज इंग्लिश कॉर्नर। हम एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम इसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। इसके पहले दिन हम लोग पार्ट 1 पढ़े थे और पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम फ्लेमिंगो पोएम नंबर 2। उसमें हम लोगों ने अबाउट द पोएट, थीम, ठीक है, वर्ड नोट्स, फर्स्ट स्टैंजा और जो मैसेज है वो हम लोग डिस्कस किए थे। और आज हम लोग इसमें आगे पढ़ने जा रहे हैं। आपके स्टैंजा 2 से आगे के जो पार्ट है उसको हम लोग आज यहाँ करेंगे, ठीक है। तो चलिए लेट अस स्टार्ट, ठीक है। स्टैंजा 2 में हम लोग आ गए। पहले हम पोएम को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑन सावर क्रीम वॉल्स, donations, Shakespeare's heads cloudless at dawn, civilized dome riding all cities, build flowery Tyrolese valley, open-handed map, avoiding the words its world, and yet for these children, these windows, not this map, their world, were all their futures painted with a fog, a narrow street shielded in with a lead sky, far, far from their rivers, capes and stars of words। इसमें फिर उसी तरह से जो कलरफुल वर्ड्स आप देख रहे हो, येलो, वाइट, रेड, ये आप वर्ड नोट्स में इस वर्ड्स के बारे में हम बता चुके हैं, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और एक्सप्लेनेशन में हम लोग आते हैं सबसे पहले। तो दैट क्लासरूम वॉल्स हैव ए डर्टी अपीयरेंस, पहला वाला जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट स्टैंजा, उसमें मेनली क्या था कि क्लासरूम में जो बैठे हुए बच्चे हैं उनका एक तरह से डिस्क्रिप्शन था, ठीक है। कैसे कैसे बच्चे, किस किस प्रकार के बच्चे, उनका चेहरा कैसा था, किस परिवार से आए, इस तरह का पढ़े थे। स्टैंजा 2 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्लासरूम का डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं कि जिस क्लास में बैठकर स्लम चिल्ड्रन पढ़ रहे थे उसकी स्थिति कैसी थी, क्या क्या है उसके अंदर। तो द क्लासरूम वॉल्स हैव ए डर्टी अपीयरेंस। सबसे पहले तो पॉइंट ये डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो क्लासरूम के जो दीवारें हैं वो डर्टी है, बहुत ही गंदी है। एज दे हैवंट बीन पेंटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो बहुत दिनों से उसको पेंट नहीं किया गया है। पुराना पेंट जो है वो पीला पड़ गया है और उसके भद्दा लुक आ रहा है उससे। घरों के दीवारों को जितना पेंटिंग और वाइट वॉश वगैरह हम करते हैं तो उसमें एक ग्लेज आता है, एक ब्राइटनेस आता है, वो ब्राइटनेस वहाँ नहीं था। दीज चिल्ड्रेन एक्सप्लेनेशन में हम लोग आ गए। इनहैबिट ए वर्ल्ड विच इज़ ड्रेरी एंड डिप्रेसिंग, ठीक है। ये बच्चे एक ऐसी जगह रहते हैं जो बहुत ही निराशाजनक, बहुत ही कष्टदायक है, क्योंकि वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं। और उसका जो क्लासरूम था वो भी बहुत ही दयनीय स्थिति में था। ऑन द वॉल्स आर डिस्प्लेड द नेम्स ऑफ पीपल हु हैव गिवन डोनेशंस। इस क्लास के दीवारों पे वैसे लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन लोगों ने कभी ना कभी उस स्कूल को कुछ ना कुछ डोनेट किए थे। द बस्ट ऑफ शेक्सपियर विद द बैकग्राउंड ऑफ ए क्लियर स्काई एट द टाइम ऑफ सनराइज इज ऑल्सो डिस्प्लेड। शेक्सपियर का एक चित्र, बस्ट ऑफ शेक्सपियर का मतलब होता है हेड ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का पूरा चित्र नहीं था, सिर्फ हेड, माथा से, शोल्डर से ऊपर वाला हिस्सा वो, और उसके बैकग्राउंड में एक साफ आसमान, क्लियर स्काई, एट द टाइम ऑफ सनराइज इज ऑल्सो डिस्प्लेड। सूर्योदय के समय में जिस प्रकार के आसमान होती है साफ, वो सूर्योदय वाला दृश्य जो है आसमान का
बैकग्राउंड में उसका था दिया हुआ चित्र में। द वॉल्स ऑल्सो हैव सीनिक पिक्चर्स ऑफ टायरोलिस वैली with its beautiful flowers presenting a world of the heavenly splendor। और दीवारों में ये भी था एक दृश्य, सीनिक पिक्चर्स टायरोलिस वैली का। टायरोलिस वैली के बारे में बताए थे कि ऑस्ट्रेलिया के एक ऐसा वैली, बहुत ही खूबसूरत वैली है जहाँ बर्फ़ नहीं है और फूलों से भरा हुआ वो वैली होता है। उसको टायरोलिस वैली का एक चित्र जो है उस कक्षा में था। एंड इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर्स, उसके जो सुंदर फूल थे वहाँ के, प्रेजेंटिंग ए वर्ल्ड ऑफ द हेवनली स्प्लेंडर, वो बहुत ही स्वर्गीय आनंद, स्वर्गीय दृश्य उपस्थित करता था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज द वॉल्स ऑल्सो हैव ए मैप रिवीलिंग द वर्ल्ड विच दे व्यू फ्रॉम द क्लासरूम्स विंडोज विच इज़ फॉगी एंड हार्श। साथ ही साथ दीवारों में एक मैप था, वर्ल्ड का मैप लगा हुआ था, और उस वर्ल्ड का मैप में पूरे वर्ल्ड को तो वो रिवील कर रहा था, लेकिन उस वर्ल्ड का मैप में इस झुग्गी झोपड़ी का जो जगह है उस जगह को दिखाया नहीं गया था। उस मैप से वो बाहर थे और इस मैप को देखने के लिए उनको बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी और ना बाहर जा वो सकते थे। वो क्लासरूम के विंडो से बाहर के दृश्य को ही सिर्फ देख सकते थे। इसलिए इन बच्चों के लिए जो मैप था ये मीनिंगलेस लग रहा था, उसके लिए कोई मायने नहीं रख रहा था। जब वो बाहर की ओर देखते थे तो उनका जो स्पष्ट दिखाई भी नहीं पड़ता था, हेजी फॉगी दिखाई पड़ता था। इसका मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इन बच्चों का जिस प्रकार से बाहर के दृश्य साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है अंधेरा होने के कारण, उसी प्रकार इन बच्चों के भविष्य जो है वो भी क्या था, कहीं ना कहीं डार्क था, अंधकारमय था, ये भी पता चलता है। इट रिप्रेजेंट्स ए डार्क एंड ब्लीक फ्यूचर विथ नो होप फॉर इम्प्रूवमेंट। ये बता रहे हैं कि ये जो संकेत है, एक तरह से एक सिंबल है कि बच्चों का भविष्य बिल्कुल डार्क था, ब्लिक था, विथ नो होप फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसमें इम्प्रूवमेंट यानी उनका सुधार की कोई गुंजाइश, कोई आशा नज़र नहीं आ रही थी। देयर आइज कैन ओनली व्यू ए नैरो रोड क्लोज्ड विथ ए डल स्काई। उनकी आंखें जहाँ तक देख सकती थी सिर्फ एक सकरी गली देखते थे जो उनके झुग्गी झोंपड़ियों में हुआ करती थी, विच इज़ एनक्लोज्ड विथ अ डल स्काई, जहाँ पर आसमान साफ साफ दिखता नहीं था, आसमान का जो रंग था उसमें ब्राइटनेस नहीं था, वो डल लगता था। डल मतलब फॉगी, रोशनी की कमी, और उनका जो जीवन था वो यहीं तक सीमित था। द पोएट सजेस्ट दैट दीज चिल्ड्रेन आर ट्रैप्ड इन ए होपलेस सिचुएशन and their reality is far removed from their literary world, which glistens with the beauty of nature such as the rivers and the highland jutting from the seas। पोएट यहाँ पर सजेस्ट करना चाहते हैं कि ये बच्चे जो है ये एक ऐसे ही निराशावादी संसार में फंस चुके हैं जबकि उनकी रियलिटी इज़ फार रिमूव फ्रॉम द लिटरेरी वर्ल्ड। जो लिटरेरी वर्ल्ड है, जो मैप में दिखाया गया है, जो बाकी संसार है, यहाँ दो प्रकार के संसार की बात की गई। एक संसार जो इन बच्चों का, इन स्लम एरिया के बच्चों के लिए है जो अंधकारमय है, और एक दूसरा संसार है इनसे अलग हटके जहाँ पर्याप्त सब कुछ सुविधाएं हैं, धनी लोग रहते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, आसमान के नीचे खेलते हैं, ऐसे बच्चे। इसका मतलब है कि एक गरीब लोगों का संसार दिखाया गया है, एक अमीर लोगों का और शहरों में लोगों का, रहने वाले लोगों का एक संसार दिखाया गया है। पोएट का कहना है कि इनका जो संसार है वो एक निराशाजनक स्थिति में है और उसमें वो फंस चुके हैं, जबकि वास्तविक संसार की वास्तविकता कुछ और ही है। और उस वास्तविक संसार की जो चमक है, उसकी जो सुंदरता है, उस सुंदरता से
इन बच्चों को कोई सरोकार नहीं था, ये बच्चे उससे बिल्कुल दूर हैं। इनके जीवन में नदियाँ, पहाड़, पेड़ पौधे, समंदर ये कभी वो देखे नहीं हैं, लेकिन ये उनके कक्षा के चित्रों में, मैप्स में दिखाए जा रहे हैं। तो वो हो गया वास्तविक, और उस वास्तविकता से इन बच्चों का जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाता। स्टैंजा 3 हम पढ़ते हैं। श्योरली शेक्सपियर इज विकेड, द मैप ऑफ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal for their lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass like bottles bits of stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. अब इसमें वर्ड नोट्स को आप एक बार देख लेंगे, कलरफुल वर्ड्स का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। शेक्सपियर हेयर रिप्रेजेंट्स एजुकेशंस। अभी हम लोग जो कर रहे हैं स्टैंजा 3 में, उसमें भी उसी तरह से क्लासरूम के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो चित्र हैं, उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग कर रहे हैं, और उन चीज़ों के साथ इन स्लम एरिया के बच्चों का जो संबंध है उसको रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। शेक्सपियर हेयर रिप्रेजेंट एजुकेशंस, जो बताए थे कि शेक्सपियर का एक जो शोल्डर से ऊपर वाला पार्ट है हेड का, वो वहाँ पर है क्लास में। तो शेक्सपियर इन बच्चों के लिए क्या मायने रखता है? हेयर पोएट का कहना है कि हेयर रिप्रेजेंट एजुकेशन। शेक्सपियर का चित्र ये दर्शा रहा था, एजुकेशन को रिप्रेजेंट्स कर रहा है। शेक्सपियर एक बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे। दीज चिल्ड्रन आर नॉट एबल टू ऑब्टेन एनी बेनिफिट फ्रॉम एजुकेशन। चूँकि इन बच्चों का एजुकेशन जीवन में था ही नहीं, एजुकेशन से इन बच्चों को कोई फ़ायदा अभी तक हुआ ही नहीं था। देयरफॉर दे डू नॉट हैव एनी रिगार्ड्स फॉर शेक्सपियर। इसलिए इन बच्चों के लिए शेक्सपियर का कोई मायने ही नहीं था, क्योंकि ये बच्चे शेक्सपियर के बारे में जानते ही नहीं थे और वो एजुकेशन प्राप्त प्रॉपर किए ही नहीं थे। इसलिए ये शेक्सपियर का रचनाएं भी इनको पढ़ने का मौका नहीं मिला, इसलिए शेक्सपियर को वो बिल्कुल नहीं जानते थे। इसलिए शेक्सपियर उनके लिए क्या था? शेक्सपियर इज़ विकेड कह रहे हैं, क्योंकि कोई जानकारी नहीं था, एजुकेशन का अभाव था। आ रहे हैं टू देम शेक्सपियर इज ए विकेड पर्सन। इन बच्चों के लिए शेक्सपियर क्या थे? एक विकेड पर्सन थे, एक दुष्ट आत्मा, दुष्ट व्यक्ति, क्योंकि शेक्सपियर की पर्सनालिटी को ये बच्चे समझ ही नहीं पाए, और ये समझने के लिए उनको एजुकेशन चाहिए था, और ऐसे बच्चे एजुकेशन से मरहूम थे। देयर लाइफ इज़ लिमिटेड टू देयर स्लम्स। उनका जिंदगी जो है वो उनके झुग्गी झोपड़ी तक सीमित था। हेंस मैप विथ रिप्रेजेंट्स मूवमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। और मैप जो दिखाया गया इसमें क्लास में, वो मैप किसको दर्शाता है? वो रिप्रेजेंट्स करता है मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी। मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, और अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। अब इन बच्चों के जीवन में इसका भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इन बच्चों को अपने झुग्गी झोपड़ियों से निकलने का कोई मौका ही नहीं था, इसलिए मूवमेंट नहीं था उनका। और अपॉर्चुनिटी, ये निकलने का कोई अवसर ही उनको नहीं मिला, इसलिए मैप भी उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। तो देखो, शेक्सपियर भी उनके लिए कोई मायने नहीं रख रहा है, शेक्सपियर को विकेट कह रहे हैं, और मैप को वो बैड एग्जाम्पल कह रहे हैं, क्योंकि मैप उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि मैप का मतलब मूवमेंट और अपॉर्चुनिटी होता है, जो कि इन बच्चों के लाइफ में कभी मिला ही नहीं। इज़ नॉट ए करेक्ट एग्जाम्पल फॉर देम। द पोस्टर ऑफ शिप्स एंड सन इंडिकेट ट्रैवल। चित्र में जो जहाज का चित्र था, ठीक है, सूरज का चित्र था, ये दोनों ही ट्रैवल को इंडिकेट करता है, यात्रा को बताता है। इन बच्चों के जीवन में यात्रा का कोई इम्पोर्टेंस था ही नहीं, चूँकि वो वहाँ पर ही सीमित थे, वहाँ से बाहर निकलने का कोई मौका इन बच्चों नहीं था। तो इन बच्चों के लिए शिप्स भी बेकार है,
इन बच्चों के लिए सन भी बेकार है, क्योंकि आज तक वो सन को ठीक से देखे ही नहीं थे। सन्स का ब्राइटनेस कभी वो महसूस ही नहीं किए थे। एंड एक्सेप्टेंस, समाज में वो उपेक्षित थे। समाज में लोग, एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना, समाज के लोग इनको स्वीकार भी नहीं करते थे। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ऑफ दीज एस्पेक्ट्स। इनमें से कोई भी चीज़ जो चित्र में बताया गया, शेक्सपियर का, सूरज का, जहाज का, ये सारे चीज़ों का इनके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस था ही नहीं, इनकी पहुंच वहाँ तक थी ही नहीं। सो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एक्सेप्टेंस दे एंगेज देमसेल्फ इन स्टीलिंग्स। अब ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये बच्चे इस जगह से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, चोरी छिपे, और इसी चोरी छिपे को कह रहे हैं स्टीलिंग। मतलब वो चुरा कर यहाँ से भागना चाहते हैं, और वो भी एंजॉय करना चाहते हैं बाकी बच्चों की तरह। खुले आसमान का, सूरज देखना चाहते हैं, नदियाँ देखना चाहते हैं, समंदर देखना चाहते हैं, ये सारा चीज़ वो देखना चाहते हैं। लेकिन उनको मौका कहाँ मिलेगा? तो मौका नहीं मिलने के कारण उसके अंदर में एक चोरी करके, यानी वहाँ से निकल भागने की कोशिश वो कर रहे हैं। देयर लाइफ इज़ लिमिटेड टू स्मॉल एंड ओवर क्राउडेड हाउसेस। उनका जो घर था झुग्गी झोपड़ी में, वो बहुत छोटा छोटा घर है, इतना छोटा कि बहुत लिमिटेड स्पेस है, और घर में रहने वाले लोग ज़्यादा, जिसके चलते वो छोटा घर ओवर क्राउडेड हो गया। उसी में जंगली जानवर भी रहते हैं और ये लोग भी रहते हैं। देयर हाउसेस आर स्मॉल एंड मेनी पीपल लिव इन वन हाउस। घर के परिवार के सदस्य बहुत ज़्यादा है, छोटा सा कमरा है, छोटा सा घर है, उसी घर में घर के तमाम सदस्य रहते थे। देयर लाइफ डज नॉट गिव देम एनी अपॉर्चुनिटी। आज तक जीवन ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया, मौका ही नहीं दिया। सो पोएट सेज दैट इट इज़ डिसीविंग देम। पोएट इसलिए कह रहे हैं कि ये इनका जीवन ही इनके साथ धोखा किया। बाहरी लोग तो किए ही, धोखा इनका जीवन ही इनके साथ किया है। देयर लाइफ इज़ हेजी। हेजी का मतलब अनक्लियर, अस्पष्ट। द डार्कनेस इन देयर लाइफ इज़ नेवर एंडिंग। जो अंधेरा इसके जीवन में है, जो अंधेरा इनके झुग्गी झोपड़ियों में है, वो अंधेरा कभी खत्म नहीं होने वाला है, नेवर एंडिंग। एंडलेस नाइट हैज़ बिन मेटाफोरिकली यूज टू इंडिकेट एब्सेंस ऑफ हैप्पीनेस एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पोएट एक मेटाफोर यूज़ की है, पोएटिक डिवाइस, एंडलेस नाइट। एंडलेस नाइट का मतलब जो रात कभी समाप्त ना हो। यहाँ रात का मतलब हो गया अंधेरा। ये अंधेरा इनके जीवन से कभी समाप्त नहीं होने वाला है, और इसलिए इनके जीवन में खुशियाँ और अवसर कभी आने वाला नहीं है। These children live on heaps of rejects and wastes. ये जो बच्चे हैं ये कहाँ रहते हैं? जहाँ रहते हैं वहाँ की स्थिति बहुत ही गंभीर है। उन कूड़े करकटों के बीच रहते हैं, जो फालतू चीज़ें हैं, फेंका हुआ चीज़ है, गंदगी, उसका अंबार के बीच में ये बच्चे रहने के लिए विवश हैं। दे लिव इन डर्टी एनवायरनमेंट। जो वहाँ का एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ही गंदा है। दे आर सो वीक दैट देयर बोन्स आर विजिबल थ्रू देयर स्किन्स। वो इतने कमज़ोर हैं, शरीर में मांस नहीं है, तो नतीजा हड्डियाँ उनकी दिखाई पड़ रही है। जैसे मान लो ऐसा लग रहा है कि हड्डियाँ उनके अंदर से झांक कर बाहर देख रही है, दिखाई पड़ रही है। दे डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। और उसका कारण है कि उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। देयर स्पेक्टिकल्स आर मेड ऑफ स्टील। उनकी आँखें, जो स्पेक्टिकल्स मतलब चश्मा होता है, चश्मा जो पहने हुए हैं वो स्टील का बना हुआ है फ्रेम, एंड इट इज़ फिटेड विथ रिपेयर्ड ग्लास। और उसमें जो चश्मे के जो ग्लास है वो टूटा हुआ है, किसी तरह से मरम्मत करके जोड़ कर बनाया गया है। अब आप बताओ कि टूटे हुए ग्लास से अगर हम देखेंगे चश्मा में, तो सामने वाली चीज़ साफ साफ दिखाई देगी? नहीं देगी। कहने का मतलब यहाँ है चश्मा के पीछे कि पोएट का ये कहना है कि ये बच्चे का भविष्य जो है आगे स्पष्ट नहीं है, अनक्लियर है, अंधेरा है, वो आगे कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो वो ऐसा चश्मा पहने हुए हो जिसका शीशा फूटा हुआ है
और उसको रिपेयर करके पहना हुआ है। सो इट लुक्स लाइक मेड बाय ज्वाइनिंग मैनी पीसेस ब्रोकन ग्लास। ग्लास को अगर कई टुकड़ों को ग्लास को ज्वाइन करके पहनोगे तो साफ साफ आगे का विजिबिलिटी दिखाई नहीं देगा। देयर लाइफ इज लिमिटेड ओवर फॉर एवर फॉर देयर डर्टी स्लम्स। इनका जीवन इनके गंदगी वाला जो स्लम्स है, झुग्गी झोपड़ी, वहाँ तक सीमित है हमेशा के लिए। एंड इट इज़ ए मिसफॉर्चून दैट दे गेट टू सी ओनली स्लम्स अराउंड देम। और जहाँ तक वो देखते हैं चारों तरफ उनको झुग्गी झोपड़ियाँ ही नज़र आती है, क्योंकि इनकी बस्ती बहुत बड़ी है और चारों तरफ फैला हुआ है। These indicate that escapes from their present condition is not possible। और ये क्लियरली एक बताता है, इतना दूर तक झुग्गी झोपड़ी नज़र आ रहा है कि लग रहा है कि ये बच्चे चाह कर भी इस परिस्थिति से बाहर निकल नहीं सकते। बाहर निकलना उनके लिए असंभव है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। Stanza 4. Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their window, and these windows that shut upon their lives like catacombs, break open till they break the town, and show the children to green fields, and make their world run azure on gold sands, and let their tongues run naked into the books, the white and green leaves open, history theirs whose language is the sun। यहाँ पर सिर्फ दो वर्ड ऐसे हैं जिसका वर्ड नोट्स आप देखेंगे, कैटाकॉम्स और एज्योर। और उसके बाद हम लोग राइट साइड में इसका एक्सप्लेनेशंस को देखते हैं। इसमें पोएट जो है एक अपील कर रहे हैं इन बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए। द पोएट सेज दैट द गवर्नमेंट शुड टेक नोटिस ऑफ द प्रॉब्लम्स बीइंग फेस्ड बाय दीज किड्स। पोएट कहते हैं कि सरकार को इन बच्चों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। जिन समस्याओं से ये बच्चे गुजर रहे हैं, इन समस्याओं के प्रति ध्यान देना चाहिए। He urges them to change the life of these kids and make the world map a reality for them। वो अर्ज कर रहे हैं, वो अपील कर रहे हैं ऐसे सरकार से कि इन बच्चों के जो जीवन है उसको आप सुधारिए, एंड मेक द वर्ल्ड मैप ए रियलिटी फॉर देम। और जो मैप वर्ल्ड का है उस मैप में इन बच्चों को भी जगह मिले। इसका मतलब ये हुआ कि इन बच्चों के लाइफ में भी फ्रीडम आए, स्वतंत्रता आए, ये बच्चे भी बाकी बच्चों की तरफ पढ़ सके, खेल सके खुले आसमान के नीचे। प्रकृति का नज़ारा जो वो देख नहीं पाते हैं, सूरज, नदी, जहाज, पेड़ पौधे, पहाड़, इन चीज़ों को वो देखकर आनंद उठाएं, इस प्रकार का लाइफ उनका हो। देयर इज़ ए नीड टू ब्रेक द रेस्ट्रिक्शन विच आर पुट ऑन देम ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेस। गरीबी और संसाधनों के अभाव के कारण ये बच्चे इन बच्चों के ऊपर जो प्रतिबंध लगा हुआ है कि ये झुग्गी झोपड़ी से बाहर निकल नहीं सकते, ये और बच्चों की तरह पढ़ नहीं सकते, और बच्चों की तरह खेल नहीं सकते, इस रेस्ट्रिक्शन, इस प्रतिबंध, इसको हटाने की आवश्यकता है। एज दिस विल टेक देम अवे फ्रॉम फॉग टू ब्लू स्काई। और अगर ऐसा होता है तो इन बच्चों की जो जीवन में जो फॉग है, मतलब जो धुंधलापन है, जो डार्कनेस है, उस डार्कनेस से निकलकर ये बच्चे ब्लू स्काई के नीचे जाएंगे, मतलब खुले आसमान के नीचे आएंगे। सूरज की रोशनी इनको मिलेगी, इनके जीवन में ब्राइटनेस आएगा। द पोएट हियर वांट्स टू से दैट इन दिस वे द किड्स कैन बी टेकन अवे फ्रॉम द डार्कनेस ऑफ देयर प्रेजेंट टू ए ब्राइट फ्यूचर। और पोएट का ये भी मानना है कि इस प्रकार प्रयास करने से, ये पोएट भी चाहते हैं कि इनको इस अंधेरे गलियों से निकालकर उजाले की दुनिया में ले जाया जाए, ताकि इनका भी भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके। He wants these kids to experience the sands
and the beauty of nature, as this will lead to a desire of gaining knowledge. पोएट चाहते हैं कि इन बच्चों को बालू में खेलने का मौका मिले, जाने का मौका मिले, एंड टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर, प्रकृति के सुंदरता को इनको देखने का मौका मिले, क्योंकि ये अगर ऐसा मौका मिलता है तो दिस विल लीड टू ए डिज़ायर ऑफ गेनिंग नॉलेज। अगर ऐसे होता है कि बच्चे इस झुग्गी झोपड़ी से निकलते हैं तभी इनको नॉलेज गेन होगा, यानी ज्ञान प्राप्त होगा, वो पढ़ लिख सकेंगे। दे विल देन गो थ्रू द वाइट एंड ग्रीन लीव्स। यहाँ पर आप देखिए वाइट और ग्रीन लीव्स जो कहा गया है, दीज आर द पेजेस ऑफ ए बुक। किताबों के पन्नों को वाइट बुक्स कहा गया, वाइट पेजेस कहा गया है, यानी इंडिकेशन है कि यहाँ से निकलकर बच्चे भी और बच्चों की तरह स्कूलों में बढ़िया से पढ़ लिख सके, तो उसको दर्शाने के लिए वाइट पेजेस कहा गया है। और ग्रीन लीव्स कहा गया है नेचर को, प्रकृति का आनंद वो बच्चे ले और बच्चों की तरह उन्हें भी सब कुछ देखने का मौका मिले, इसको ग्रीन लीव्स कहा गया है। तो वाइट लीव्स या पेपर को कहा गया और ग्रीन लीव्स जो है वो नेचर को कहा गया। दोनों का आनंद ये बच्चे नहीं उठा पा रहे हैं, ये दोनों का आनंद इनको उठाना चाहिए, ये अवसर उनको मिलना चाहिए। हेयर वाइट लीव्स डिपिक्ट बुक्स, जो वाइट लीव्स है वो किताबों को दर्शाता है, एंड ग्रीन लीव्स डिपिक्ट नेचर, और जो ग्रीन लीव्स है वो प्रकृति को दर्शा रहा है। दिस विल देन रिजल्ट इन देयर प्रोग्रेस, इस प्रकार से इन बच्चों का प्रोग्रेस होगा, एंड दे विल बी एबल टू पेंट ए ब्राइट फ्यूचर फॉर देयर देमसेल्व्स, और तब उनका जीवन का जो भविष्य है वो भविष्य उज्जवल होगा। और पता नहीं इन्हीं बच्चों में से ऐसे बच्चे निकले पढ़ लिख कर कि जो बाद में चल के हिस्ट्री क्रिएट कर सके। इतिहास कौन बनाता है? जो पढ़े लिखे लोग होते हैं और जिनमें साहस होता है। तो ये बच्चे तो पढ़ने लिखने से ही वंचित हैं, तो इनको पढ़ने का अवसर मिले, ये जीवन में प्रोग्रेस करे, इनका भविष्य उज्जवल हो और ये भी इतिहास रच सके, ये पोएट की ख्वाहिश है। ठीक है, पोएम खत्म हो गया। अब लिटरेरी डिवाइसेस हम लोग जो पोएम में यूज़ हुआ है उसको ज़रा फटाफट देख लेते हैं। फार फार, यहाँ रिपीटिशन के एग्जाम्पल है। लाइक रूटलेस वीड्स, लाइक लगा हुआ है, सिमिली है। पेपर सीमिंग बॉय, मतलब एज थिन एज सीट ऑफ पेपर, कागज के जैसा ही पतला दुबला, वो मेटाफोर है कि एग्जाम्पल तुलना किया है। रैट साइज भी मेटाफोर है, चूहों के आँखों के साथ तुलना किया गया है। द वर्ल्ड इज इट्स वर्ल्ड, यहाँ वर्ल्ड 2 बार आया है इसलिए रिपीटिशन हुआ। इन ट्री रूम अदर देन दिस, एलिट्रेशन है, यहाँ देखो ट्री रूम अदर देन दिस। ठीक है, टी का इस्तेमाल 3 बार हुआ है, रिपीटिशन हुआ है। नैरो स्ट्रीट मेटाफोर है, एंडलेस नाइट मेटाफोर है, कंपैरिजन है। एट डॉन सिविलाइज्ड डोम, यहाँ भी एलिट्रेशन है, डी का यूज रिपीटेशन हुआ है। सिल्ड इन द लीड स्काई मेटाफोर है। क्रैम्ड होल्स भी मेटाफोर का एग्जाम्पल है। स्टार्स ऑफ विजडम मेटाफोर है। तो मेटाफोर जितना आप देख रहे हो वो सारा कंपैरिजन, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है। शिप्स एंड सन एंड लव, यहाँ पर एस रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन। लाइक बॉटल बिट्स ऑन ए ग्रिंग, लाइक से शुरू हुआ है, सिमिली हो गया। एज बिग एज डूम, एज से शुरू हुआ है, सिमिली हुआ। ऑल ऑफ देयर टाइम, टी रिपीट हो रहा है, एलिट्रेशन। स्पेस एंड फॉगी स्लम्स, एस रिपीट हुआ, एलिट्रेशन। दैट शट अपॉन देयर लाइव्स, यहाँ पर जो है टी रिपीट हुआ है, एलिट्रेशन। लाइक कैटाकॉम्स, लाइक से स्टार्ट हुआ है, सिमिली। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक ओपन, रिपीटेशंस, यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है ब्रेक का। एंड लेट देयर टंग्स, एलिट्रेशन हो गया, टी रिपीट हुआ है। और अंत में शेक्सपियर्स हेड,
टायरलोस वैली, ये जो है ये एलूजन का एग्जाम्पल है। एलूजन का मतलब होता है रेफरेंस टू वेल नोन पर्सन और प्लेस। किसी फेमस व्यक्ति का उदाहरण जब हम देते हैं या किसी फेमस जगह का उदाहरण जब हम देते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एलूजन। यहाँ पर शेक्सपियर एक फेमस पर्सनालिटी का एग्जाम्पल दिया गया है और टायरोलिस वैली एक बहुत अच्छा वैलीज़ का एग्जाम्पल दिया गया है जो ऑस्ट्रिया में है। तो ये जो रेफरेंसेस ये दोनों चीज़ों का, फेमस चीज़ों का दिया गया है, इसीलिए इसको हम लोग पोएटिक डिवाइस एलूजन कहते हैं। तो इतने सारे पोएटिक डिवाइसेस यूज हुआ है, आशा करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। और अब हम आ गए हैं अंतिम पड़ाव पर, और इसको समाप्त करने से पहले फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द नोटिफिकेशन बेल, ताकि नए वीडियोज़ की सूचना आप तक मिलती रहे। पूरे वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके लाइक से हमें इनकरेजमेंट मिलता है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिलीज़ में शेयर करें। आई बटन में लिंक दिया हुआ है पुराने वीडियोज़ का, वह विज़िट करके आप पुराने वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में भी सारे वीडियोज़ का लिंक दिया हुआ है, उन वीडियोज़ को भी आप देखकर एंजॉय कर सकते हैं। मैं वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बनाता हूं, आपके सीबीएसई के सिलेबस को ध्यान में रखकर। सो फिर से एक बार रिक्वेस्ट करते हैं, सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक बटन को दबा के शेयर ज़रूर करें। टिल देन थैंक यू। फिर से हम लोग वेट करते हैं नए वीडियोज़ में। तब तक हैव ए नाइस